AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक 30 जून को शाम 5 बजे निर्धारित की है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और अन्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण बेहाल हुई अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए योजना का ऐलान किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने नए फैसलों से आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और उत्पादन और निर्यात के साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने की बात कही। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के दूसरे कार्यालय में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने मंत्रालय से संबंधित मंत्रियों को बुलाकर उनके कार्य की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाली इस बैठक में महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर देश भर में वैक्सीनेशन के हालातों पर चर्चा की जाएगी। वहीं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण योजना की भी समीक्षा प्रधानमंत्री द्वारा इस बैठक में होगी। केंद्र सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर प्रौद्योगिकी संबंधित संसद की स्थायी समिति ने आज फेसबुक और गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को तलब किया है। नई गाइडलाइंस को लेकर भेजे गए इस संबंध में समिति फेसबुक और गूगल इंडिया की बैठक होगी, जिसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एक बैठक अगले माह के लिए भी निर्धारित की गई है, जो 6 जुलाई को शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में समिति के 31 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य होंगे। तो वहीं 6 जुलाई को अगली बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के समक्ष विषय से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। भारत के विभिन्न राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी मानसून नहीं पहुंचा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आगामी 2 से 4 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के अलावा बिहार और झारखंड में आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय है। भारी बारिश के चलते पूर्वांचल के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है, जिस वजह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली वासियों को अभी मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड को अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इस योजना को लागू करने का आदेश जारी करते हुए कहा, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें खाद्यान्न वितरण के लिए योजना बनाया जाए और केंद्र से अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रखने तथा प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए NIC की मदद लेने को भी कहा है। कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट को देखते हुए दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में एक बार फिर से 3 महीने बाद से OPD सेवाएं शुरू हो रही हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों तक मरीजों को चिकित्सीय सलाह दी जाएगी, उसके बाद ही भर्ती चालू होगी। लोकनायक अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया, सभी विभागों में OPD सेवा शुरू हो जाएगी, मगर अभी एक निर्धारित संख्या में ही मरीज देखे जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का इस दौरान पूर्ण तरह से पालन किया जाएगा। हालांकि अस्पताल में अभी भी कोविड-19 और ब्लैक फंगस के 165 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज अस्पताल के वार्डों में चल रहा है। तो वहीं GTB अस्पताल में भी OPD सेवाएं शुरू करने की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। इस समय GTB अस्पताल में कोविड-19 और ब्लैक फंगस के 185 मरीज भर्ती हैं। इन मरीजों को अलग अलग वार्ड में रखने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा की भाजपा की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आगामी चुनावों के मद्देनजर चर्चा की और कहा, पिछले लोकसभा
और विधानसभा चुनाव के नतीजे से साफ हो गया है कि ओडिशा के लोगों का प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास है। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते भाजपा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अग्रसर नजर आ रही है। ऐसे में अभी से पार्टी में तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा की कार्यकारिणी बैठक में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी का नेतृत्व किया और कहा, ओडिशा भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व केवल एक सशक्त सामाजिक और राजनीतिक संगठन तैयार करने का नहीं, बल्कि अपने राज्य के साथ साथ देश को भी धार्मिक और आर्थिक बदलाव में मदद करने के साथ नए आयाम स्थापित करने हैं। आगे उन्होंने कहा, ओडिशा प्रधानमंत्री के पूर्व की परिकल्पना को साकार करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पित है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर से परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेश होने को कहा, जिसे देशमुख ने अपनी बीमारी का बहाना देते हुए टाल दिया। अनिल देशमुख ने कहा कि उम्र 72 साल है और उन्हें पहले से ही कई बीमारियां हैं। अनिल देशमुख ने परिवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान जारी करने की मांग की है। उन्होंने पत्र लिखते हुए ईडी से अपील की कि अपनी पसंद के अनुसार सुविधाजनक समय पर ऑडियो या वीडियो के माध्यम से मेरा बयान दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने परिवर्तन निदेशालय द्वारा जब समन भेजा गया था तब उन्होंने आने में असमर्थता जताई थी। गौरतलब है, परिवर्तन निदेशालय ने देशमुख के घर पर शुक्रवार को छापेमारी की थी, जिसमें उनके नागपुर और मुंबई के आवास में अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई थी और लगातार इस मामले में पूछताछ भी जारी है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण की लहर भी अब धीमे पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 37,566 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 907 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी को 96,994 लोगों ने मात दी है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,97,637 है। तो वहीं अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 3,03,16,000 के पार है। इस वायरस से स्वस्थ होकर अपने घर जाने वाले लोगों की संख्या 2,93,66,000 के पार है। वहीं इस महामारी से अब तक 3,97,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय बन गया है। मामलों में गिरावट को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन में छूट दी है, लेकिन ऐसे में डेल्टा वेरिएंट खतरे की घंटी साबित हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में जहां कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर डेल्टा प्लस वेरिएंट दिन पर दिन फैल रहा है। अब तक के भारत के 12 राज्यों में पाया जा चुका है। इसके मामले भी 60 के पार सामने आए हैं। तीसरी लहर के खतरे के साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंताजनक होता जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट के महाराष्ट्र में 14 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी की आशंका व्यक्त की गई है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया, 14 नए मामले सामने आने के साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 34 डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश से जांच के लिए गए सैंपल्स में 3 और डेल्टा प्लस संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इन मामलों की संख्या बढ़कर कुल 66 हो गई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर 2 ड्रोन के जरिए हमला किया गया था, जिसके एक दिन बाद भारत ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाते हुए कहा, स्मारक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह भविष्य में बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आता है। ऐसे में जम्मू में लगातार दूसरे दिन ड्रोन नजर आने से हड़कंप मच गया। इससे पहले 26-27 जून की रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोट किया गया था। ऐसे में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, सीमा पार से हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले आतंकवादियों को देखा गया है। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का हथियार का इस्तेमाल अभी से गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में इस पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। आतंकवाद के प्रचार के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए नई भुगतान विधियों और फंडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अब ड्रोन तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।